नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के इस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये जो पेपर है वो सीकर जिले में हो चुका है। इसी पैटर्न पर आधारित अन्य जिलों में भी हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर होने वाला है। तो देखिए, पेपर का जो पूर्णांक होगा वो 34 मार्क्स का होगा और हमें टाइम मिलने वाला है 2 घंटे और 45 मिनट। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही भौतिकी से रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमें ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिला है। इसमें पूछा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे प्रबल बल है। देखिए, प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं: गुरुत्वीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, वैद्युत बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो इसमें सबसे प्रबल बल हमें पूछा है, तो जो नाभिकीय बल होता है वो सबसे प्रबल बल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक राशि दे रखी है 22,800 में सार्थक अंक हैं। देखिए, इस भौतिक राशि के अंदर हमें कोई मात्रक नहीं दे रखा है। तत्पश्चात इसमें शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले जो सभी शून्य हैं वो सार्थक अंकों में नहीं आएंगे। इसमें सार्थक अंक 1, 2, ये 3 सार्थक अंक होने वाले हैं। तो इसमें 3 सार्थक अंक होंगे और इसका सॉल्यूशन होगा डी पार्ट। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि भौतिक राशि आवेश की विमा निम्न में से किसकी विमा के तुल्य है। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आवेश के स्थान पर यहाँ पर आवेग आएगा, क्योंकि आवेश की विमा इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है, न दाब के, न बल आघूर्ण के, न ही कार्य और संवेग के। तो यहाँ पर आवेश के स्थान पर आप चेंज करके आवेग कर लीजिए। आवेग की जो विमा है इनमें से किसके तुल्य है। तो देखिए, जो आवेग होता है वो रेखीय संवेग में परिवर्तन के इक्वल होता है। रेखीय संवेग और आवेग की विमा समान होती है। तो इसका भी जो सॉल्यूशन होगा वो डी पार्ट ही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, वेग समय ग्राफ की ढाल किसके बराबर है। यदि हम एक तरफ ले लें वेग, दूसरी तरफ ले लें हम समय, तो इन दोनों के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो ढाल होता है वो किसके इक्वल होगा। जैसे इनका जो ढाल है वो इस प्रकार से इनके मध्य ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो ये जो वैल्यू है वो v को बताएगी, ये जो वैल्यू है वो t को बताएगी। तो इस ग्राफ का जो ढाल होता है, ढाल को हम स्मॉल m से, जो कि tan थीटा के इक्वल लिखा जाता है। यदि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस होती है तो इसे हम dy/dx पुट कर सकते हैं। यहाँ पर इस थीटा के सामने वाले tan थीटा बराबर लंब तो हो गया v, आधार हो गया t, और v बट्टा जो t होता है वो एक्सेलरेशन होता है a। तो जो रेखा का जो ढाल है, ग्राफ का जो ढाल है, इसे हम m से पुट कर रहे हैं, ये a के इक्वल होगा, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो है एक्सेलरेशन, बी पार्ट इसका सॉल्यूशन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक सदिश दे रखा है और उस सदिश का परिमाण हमें पूछा है। तो देखिए, सदिश का परिमाण फाइंड आउट करने के लिए आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों का हम वर्ग कर देंगे, फिर उनका अंडररूट कर देंगे। तो देखिए, हमें एक सदिश दे रखा है। जैसे मैं इसको a के इक्वल पुट कर दूं तो ये हमें दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। हमें इस सदिश का परिमाण फाइंड आउट करना है। परिमाण लेंगे तो इसे हम ऐसे पुट कर देंगे, तो i कैप के गुणांक का वर्ग, तो i कैप के गुणांक का जो वर्ग है वो हमारे पास में हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर का रूट।
तो यहाँ से ये हमारे पास में आ गया 4 + 9 + 25 का रूट। तो यहाँ से आप देखेंगे 13 और 4 और 9 हो गए हमारे पास में 13 और 25 हमें मिल गए 38। तो रूट 38 इसका परिमाण हो जाएगा। तो इसमें सी पार्ट इसका सॉल्यूशन होगा, इसमें सी आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी प्रक्षेप्य को अधिकतम क्षैतिज प्रास हेतु क्षैतिज से किस कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। देखिए क्षैतिज प्रास आर बराबर फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g, और आर मैक्सिमम के लिए जो sin 2θ है ये अधिकतम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और इसे मैक्सिमम रखने के लिए sin 2θ का जो मैक्सिमम मान है वो 1 होता है। ये 1 तभी होगा जब 2θ का मान 90 डिग्री के इक्वल हो, अर्थात साइन 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो 2θ यहाँ पर 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, थीटा यहाँ पर 90/2 बराबर 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अधिकतम क्षैतिज प्रास हेतु जो कोण है वो हमें रखना पड़ेगा 45 डिग्री। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें पूछा है 7वें क्वेश्चन में कि किसी वस्तु का रेखीय संवेग 15 सेकंड में 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तित हो जाता है, तो उस पर कार्यरत बल का मान क्या होगा। तो देखिए रेखीय संवेग में परिवर्तन जिसको हम डेल्टा पी से कह रहे हैं, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और जो समय अंतराल है वो हमें दे रखा है 15 सेकंड। हमें बल की वैल्यू पूछी है। हम गति के दूसरे नियम से जानते हैं बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। तो यहाँ से डेल्टा पी और डेल्टा टी दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 30/15। यहाँ से बल की वैल्यू आ जाएगी 2 न्यूटन के इक्वल। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। असंरक्षी बलों के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए जो घर्षण बल होता है और श्यान बल होता है, दोनों ही घर्षण बल एक असंरक्षी बल है, इसका मान पथ पर निर्भर करता है, और इसके अलावा श्यान बल भी एक असंरक्षी बल ही होता है। आगे बढ़ते हैं इस पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां जो क्वेश्चन है वो हमें बता रखा है एक समान गति हेतु वेग तथा समय के मध्य आरेख खींचिए। तो एक समान गति है और एक समान गति के लिए आप देखेंगे एक समान वेग से गतिशील किसी वस्तु के लिए वेग और समय के मध्य जो ग्राफ है वो इस प्रकार का आएगा। वेग है वो एक समान गति है, एक समान यहाँ पर गति है, वेग एक समान नहीं है। तो वेग तथा समय के मध्य ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। हमें सिर्फ ग्राफ खींचना है, तो यही ग्राफ होगा। ये एक तरफ हमने ले लिया है समय और इस तरफ हमने लिया है वेग। क्लियर? ये एक समान गति है, ना कि एक समान वेग। क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आगे देखिए, हमें पूछा है कोई 4 सदिश राशियों के नाम लिखिए। 4 सदिश राशियां पूछी है, तो हम बात करते हैं वेग एक सदिश राशि होती है, विस्थापन ये भी एक सदिश राशि होती है। फिर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, बल की। तो ये 4 सदिश राशियां हैं। बहुत सारी सदिश राशियां होती है, बट हमारे को 4 ही पूछी है। हमने 4 सदिश राशियों के नाम लिख दिए हैं। हमें आगे पूछा है कि कोई 2 विमाहीन भौतिक राशियों के नाम लिखिए। ऐसी राशियों के नाम लिखने हैं जिनकी कोई विमा नहीं होती। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर कोण, तो कोण की कोई विमा नहीं होती।
फिर इसी प्रकार से मैं बात करूं यहाँ पर विकृति, तो विकृति की भी कोई विमा नहीं होती। तो ये हमने दो भौतिक राशियां लिखी है जिनकी कोई विमा नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए। जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी डेफिनेशन हमें पूछी है। संरक्षी बल की हम परिभाषा जानते हैं कि ऐसे बल जिसके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता हो, या ऐसा बल जिसके अधीन किया गया कार्य एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य हो, संरक्षी बल कहलाता है। और इसकी तीसरी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एक पूर्ण चक्कर में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। तो देखिए परिभाषा में यहाँ पर संरक्षी बल की आपके सामने रख रहा हूं कि ऐसा बल जिसके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता हो, पथ पर निर्भर नहीं करता हो, संरक्षी बल कहलाता है। संरक्षी बल कहलाता है। देखिए इसी प्रकार से इसकी डेफिनेशन और भी दे सकते हैं कि कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता हो या एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता हो तो भी उसको हम संरक्षी बल ही कहेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आप यदि इस पथ के जरिए यहाँ से ए से बी तक जा रहे हैं, इस पथ से यदि आप जाते हैं तो जो किया गया कार्य है वो W सेकंड है। और यदि आप यहाँ से होते हुए इस पथ पे आप बिंदु बी पर पहुँच रहे हैं तो इसमें कार्य है W3। और यदि W फर्स्ट बराबर है W सेकंड के बराबर है W3 के, तीनों यदि कार्य बराबर हैं तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु को ले जाने वाला जो बल है वो संरक्षी बल होता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दिया गया था। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता क्या है, देख लीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया E बराबर होता है mc²। E यहाँ पर ऊर्जा होती है, m यहाँ पर द्रव्यमान होता है और जो c है वो प्रकाश का वेग होता है। c प्रकाश का वेग होता है और प्रकाश का वेग हम जानते ही हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये इक्वल होती है। ये जो रिलेशन है वो हमें ये बताता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में या ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। 14वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। 37 से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 28 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी जाती है। अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। हमें अधिकतम ऊंचाई h बराबर u² sin² θ/2g एक फॉर्मूला जानते हैं, जहां u प्रारंभिक वेग होता है जो कि इस क्वेश्चन के अंदर 28 मीटर प्रति सेकंड बता रखा है। थीटा 37 से बनाया गया जो कोण है वो 30 डिग्री बता रखा है। हम यहाँ पर g की वैल्यू 10 लेकर चलेंगे। g का मान यहाँ पर हम 10 मीटर प्रति सेकंड लेकर चल रहे हैं। तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। u की वैल्यू है 28, तो 28 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया sin² 30 डिग्री बट्टे में 2 × 10। तो देखिए इन सब की वैल्यू आप देख लीजिए। 28 × 28 sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 यहाँ पर हमें मिल जाएगा।
तो देखिए इस 4 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 28 को 7 बार में, और इस 28 को कैंसिल कर देता हूँ 2 बार में। तो 2 से इसको कैंसिल किया 14 आ गया। 14 को 28 से 7 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 98। ये हमारे पास में आ गया 98। विद्यार्थियों यदि हम यहाँ पर 10 की बजाय 9.8 भी ले लें तो ये आसानी से कट जाएगा। देखो मैंने पहले यदि 10 लेते हैं तो हमारे पास में 9.8 मीटर आएगा। क्लियर। और यदि मैं यहाँ पर 10 लेता हूँ, 10 लेंगे तो यहाँ पर 9.8 का भाग लगाएंगे। जब g बराबर हम कितना लेकर चलें 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, तो 98 में यहाँ पर 9.8 का भाग लगेगा, तब हमारे पास में 10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 9.8 लेकर चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि g की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 9.8 ही होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड है। हमें पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, परवलिक होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां जाकर आप प्रक्षेप्य गति का वीडियो देखकर आप प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है इसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि सदिश 2a वेक्टर बराबर 2i केप माइनस 3j केप प्लस k केप तथा सदिश b वेक्टर इक्वल टू अक्ष i केप प्लस 2j केप माइनस 4k केप परस्पर लंबवत है। तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। और देखिए हम आपको बता दें कि जब दो सदिश a वेक्टर तथा b वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो इसे हम a b कोस 90 और कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, अर्थात उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। तो लंबवत होने का मतलब हो गया यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना है। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 2i केप माइनस 3j केप प्लस k केप डॉट अक्ष i केप प्लस 2j केप माइनस 4k केप इक्वल टू 0। देखो i केप डॉट i केप 1 हो जाएगा, j केप डॉट j केप 1 हो जाएगा, k केप डॉट k केप 1 हो जाएगा। बाकी के सारे डॉट प्रोडक्ट i केप डॉट j केप या i केप डॉट k केप ये सब शून्य होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अक्ष i केप डॉट i केप, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 i केप डॉट j केप, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 8 i केप डॉट k केप, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस में मैं अगली लाइन में ही पुट कर देता हूँ यहाँ पर माइनस में 3 अक्ष j केप डॉट i केप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का 6 j केप डॉट j केप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 12 j केप डॉट k केप, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अक्ष k केप डॉट i केप, फिर प्लस में 2 k केप डॉट j केप माइनस में 4 k केप डॉट k केप। आप हैं हम ये जानते हैं कि i केप डॉट i केप या j केप डॉट j केप और k केप डॉट k केप इनकी वैल्यू होती 1, जबकि i केप डॉट j केप या j केप डॉट k केप या k केप डॉट i केप इन सब की वैल्यू होती 0। तो ये वाली वैल्यू 0 नहीं होगी, ये 0 नहीं होगी, ये 0 नहीं होगी, बाकी सारी 0 हो जाएगी। तो हमें क्या मिल रहा है 2 अक्ष i केप डॉट i केप 1 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ से j केप डॉट j केप 0 हो गया, माइनस j केप डॉट j केप 1 हो गया, माइनस का 6 रह गया, ये 0 ये 0 ये 0 और यहाँ पर माइनस में 4, और इन सब का जो योग है वो 0 के इक्वल चल रहा है। तो बराबर में यहाँ पर आ गया 0, तो
2x बराबर आ गया हमारे पास में 10 और x बराबर हमें मिल गया है 10/2 अर्थात 5। तो इसमें जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये जो x का मान हमें पूछा है, इसका मान होगा 5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें अगले क्वेश्चन में पूछा है कि z बराबर 1 की घात 4, b की घात 1/3, c की घात 1, d की घात 3/2, तो z की आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए z में जो आपेक्षिक त्रुटि है, इसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। z बराबर हमें देखिए क्या दे रखा है, 1 की घात 4, b की घात 1/3 अपॉन c की घात 1 और d की घात 3/2 हमें दे रखी है। देखिए हम इनको किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें जो आपेक्षिक त्रुटि है वो इस तरीके से डिफरेंशिएट करने के पश्चात लिखी जाती है। उनमें परिवर्तन देखिए किस तरीके से पुट कर सकते हैं, डेल्टा जेड और फिर उसके अंदर जेड का इस पूरी की वैल्यू का भाग लगा देंगे, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड। यहाँ पर इसकी घात हम पहले लिखेंगे ए में आपेक्षिक त्रुटि, तो डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस ए की घात पहले आ जाएगी डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस सी की घात पहले आ जाएगी और डेल्टा सी अपॉन में सी, फिर इसी प्रकार से प्लस में डी की घात पहले आ जाएगी और डेल्टा डी अपॉन में डी हमें मिल जाएगा। तो ये हमें सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ से जो जेड है उसमें आपेक्षिक त्रुटि इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें पूछा है कि स्थितिक तथा गतिक घर्षण को परिभाषित कीजिए, घर्षण कम करने की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए। तो देखिए स्थितिक और घर्षण गतिक घर्षण का जो वीडियो है वो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। घर्षण कम करने की दो विधियों में हम स्नेहक के द्वारा कम कर सकते हैं, बॉल बेरिंग के द्वारा कम कर सकते हैं। स्नेहकों का प्रयोग करके हम कम कर सकते हैं घर्षण को, इसके साथ में बॉल बेरिंग का प्रयोग करके, बॉल बेरिंग का प्रयोग करके भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए कि एक समान वर्तीय गति को परिभाषित कीजिए। कि एक समान वर्तीय गति की डेफिनेशन ये कहती है कि यदि कोई कण सर्कुलर पाथ पर वर्तीय पथ पर एकांक समय में एकांक कोणीय विस्थापन तय करता है तो उस गति को हम एक समान वर्तीय गति कहते हैं। गति का तृतीय नियम, गति का जो तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है कि जब किसी एक वस्तु पर द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। उन बलों का परिमाण समान होता है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। वैसे भी इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब देखिए, दर्शाइए कि समान द्रव्यमान वाले दो पिंडों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात इनके वेगों का परस्पर विनिमय हो जाता है। तो ये प्रत्यास्थ टक्कर से रिलेटेड टॉपिक है, इसका भी जो सॉल्यूशन है वो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। कार्य ऊर्जा परमेय का कथन लिखिए। तो कार्य ऊर्जा जो परमेय है वो ये कहती है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। और परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा परमेय को हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इन सभी टॉपिक्स का जो सॉल्यूशन है वो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाले हैं। आगे भी देख लीजिए कि एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण प्राप्त कीजिए। तो कलन विधि का प्रयोग करते हुए हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो गति के समीकरण हैं वो हम देखने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और ढालू सड़क पर भी किसी वाहन की
अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक भी वहां से देख सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन आप देखिए भाई, इसमें क्वेश्चन देखिए, निम्न को परिभाषित कीजिए, विमीय सूत्र, सार्थक अंक और आपेक्षिक त्रुटि। सबसे पहले विमीय सूत्र की डेफिनेशन देख लीजिए कि किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के पदों में लिखने पर उन पर आने वाली घातें विमीय सूत्र कहलाती है। तो देखिए मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं कि किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के पदों में लिखने पर मूल भौतिक राशियों के पदों में लिखने पर उन पर आने वाली घातें विमीय सूत्र कहलाती है। विमीय सूत्र कहलाती है। क्लियर। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है सार्थक अंक की। देखिए सार्थक अंक की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है उसको हम सार्थक अंक कहते हैं। या हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यदि कोई भौतिक राशि है और उसकी माप को व्यक्त करने के लिए जितने हमें अंकों की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, तो उसको हम सार्थक अंक कहते हैं। तो देखिए इसका बी पार्ट सार्थक अंक, मैं यहाँ पर डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूँ। एक डेफिनेशन में पुट कर देता हूँ कि किसी भौतिक राशि के माप की व्याख्या करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। सार्थक अंक कहलाती है। सार्थक अंक कहलाती है। फिर इसके पश्चात हमें इसके सी पार्ट में दे रखा है आपेक्षिक त्रुटि। तो देखिए जो आपेक्षिक त्रुटि है इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें ये कहती है कि जो प्रम त्रुटि है और जो माध्यमान या वास्तविक मान जो होता है उनका जो अनुपात है उसको हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि की माध्य प्रम त्रुटि, सी पार्ट देखिए, आपेक्षिक त्रुटि का मैं एक बार फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूं, उसके आधार पर ही हम आपेक्षिक त्रुटि को यहां पर परिभाषित करेंगे। तो माध्य प्रम त्रुटि, और माध्यमान या वास्तविक मान भी कह सकते हैं, माध्य मान। तो इनको हम जो माध्य प्रम त्रुटि है इसको हम डेल्टा ए बार से व्यक्त करते हैं, माध्यमान को हम एम से व्यक्त करते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, तो किसी भौतिक राशि की माध्य प्रम त्रुटि तथा उसके वास्तविक या माध्यमान का अनुपात। तो किसी भौतिक राशि की माध्य प्रम त्रुटि तथा उसके माध्यमान ले सकते हैं आप। माध्यमान होता है वो ही उसका वास्तविक मान होता है, माध्यमान का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप और भी देख लीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक अथवा भी दे रखा है, उसमें पूछा है निम्न के विमीय सूत्र लिखिए। ऊर्जा का पूछा है
ऊर्जा, कोई भी आप ऊर्जा ले लीजिए, उसका जो विमीय सूत्र होता है वो कार्य के तुल्य ही होता है, जो कि m1 L2 T-2 के इक्वल होगा। फिर हम बात करते हैं आवेग की, जो कि संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और विमा होती है m1 L1 T-1। फिर हम बात करते हैं शक्ति की। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे में समय। कार्य की जो विमा होती है वो है m1 L2 T-2 और समय की जो विमा होती है वो T1 होती है। तो फाइनली जो शक्ति की विमा है वो m1 L2 T-3 होती है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 11 भौतिक विज्ञान हाफ ईयरली के पेपर का सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।